हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो का होने वाला है पार्ट नंबर 2, यानी कि पहला पार्ट आपको जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है विजन आईएएस के टेस्ट एक्सप्लेनेशन के नाम से। आप वहाँ पे जाके बाकी के जो 9 टेस्ट हुए हैं और इस वाली पीडीएफ का जो है पार्ट 1, जिसमें पहले 50 क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन जो हो चुके हैं कंप्लीट, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि इसकी जो है पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हो। देखिए, टेस्ट देने का तरीका मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप अपने पास एक नोटबुक लिखिए या ओएमआर ले लीजिए, ओएमआर में गोले भरिए, या फिर आप अपने नोटबुक में नंबर लिख के कर सकते हैं सही गलत, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप जो मैं बताता हूँ उसको सुन सकते हैं। आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है आपके रिवाइज करने के टाइम पे। जब भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उस समय आप सीधा सा है आप ईयरबड्स लगाइए या फिर वीडियो को सुनना शुरू कर दीजिए। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड में 2x की स्पीड में करके भी आप 1 आवर के अंदर आप 100 टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल @UPSC विद हरीश। ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। वहाँ पे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर किसी को पर्सनल बात करनी है, पर्सनल कोई गाइडेंस से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड बात है, तो हरीश_6969 इस पर ये मेरा टेलीग्राम है। इस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ये भी टेलीग्राम आईडी मैंने अगेन लिख दी है। नेक्स्ट शुरू करते हैं। जो लोग भी अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 51 से। ओके, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहिएगा। और आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो मुझे पर्सनल वाले पे। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भारत के महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त के संबंध में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी मंत्रालय कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आप ठीक है, ऐसे अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा है, यह कार्य भारत के 10 की जनगणना आयोजित करने का। आप देखिए, महारजिस्ट्रार है और जनगणना आयुक्त है। आपको पता होगा भारत में 10 वर्ष पे जनगणना आयुक्त होती है, तो 2 तो बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण प्रणाली जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करती है। तो ठीक है भाई, जन्म और मृत्यु दर का प्रदान करती है। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को तैयार करवाता है। अब देखिए, अब पहली बात है कि बहुत सारे लोग जो भी अभी तक सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं उनको भी नहीं पता होगा अब कि इसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अंदर, देखिए ये गलत है। अगर यही सिर्फ आपको पता है कि भैया ये पता है ये किसके अंदर काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। अब हमें पता है एक गलत हो गया, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे आपको ये भी सिखाऊंगा कि यूपीएससी में कैसे आप टाइम सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ, ठीक है, आप यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब पढ़ लीजिए, लेकिन सीधा है जब आपको पता है भैया ये होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, तो देखिए एक गलत है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एलिमिनेट कर दीजिए, सीधा आपका आंसर आ गया। मत पढ़िए, टाइम आपका 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। बाकी का जो समय है वो ऐसे क्वेश्चंस पे लगाइए जहाँ पे कॉमन सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, वहाँ पे देखिए। बाकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब आप हमें नहीं पता भाई ये 10 की जनगणना करता है, ठीक है, नमूना पंजीकरण भी करता है, SRC जन्म दर और मृत्यु दर, ये कितने 6 माह में ये डेटा रिकॉर्ड करता है। तो 6 माह में ये ध्यान रखिएगा, जन्म दर और मृत्यु दर का 6 माह में करता है। जनगणना आयुक्त ये जो है NPR भी तैयार कराता है। साथ में ये एक चीज़ और करता है, मातृभाषा का सर्वेक्षण, ठीक है। तो मातृभाषा का सर्वेक्षण भी ये करता है, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे अभी वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 52, यह सिद्धांत इस लोकोक्ति पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस काम को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम उसे इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। यह विधानमंडलों को उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से रोकता है जिसे वे अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। अधिकार क्षेत्र में यह अतिक्रमण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी कि ये जो सिद्धांत दिए हुए हैं यहाँ पे, इन सिद्धांत की डिटेल यहाँ पे किसी एक की यहाँ पे दी हुई है। पहला हम देखते हैं प्रतिकूलता का सिद्धांत। अब प्रतिकूलता का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्यूगेंसी। तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, बट रेप्यूगेंसी की, ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं।
तो रेप्यूगेंसी की डॉक्ट्रिन है। तो ये क्या करता है, देखिए अब यहाँ पर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कानूनों में टकराव होता है तो उन कानूनों में टकराव की स्थिति में सेंटर का कानून लागू हो, तो यहाँ पर ये प्रतिकूलता का सिद्धांत होता है सेंटर स्टेट के कानूनों में टकराव की स्थिति में। जबकि यहाँ पर तो बताया हुआ है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए एक तो यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा क्या था, छद्मता का सिद्धांत। और छद्मता का सिद्धांत जो है यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, तो कलरेबल लेजिस्लेशन का सही बात है। तीसरा हम देखते हैं, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं, तत्व और सार का सिद्धांत। अब तत्व और सार का यानी कि पिथ एंड सबस्टांस, तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व का मतलब होता है यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि कोई कानून वगैरह कोई बनाया जा रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सार का मतलब क्या होता है, यानी कि सबस्टेंस का मतलब होता है वास्तविक सार क्या है, इसका वास्तविक सार क्या है, यानी कि क्या करना है, ये कानून की संवैधानिकता को जांच करने के लिए, आपने सुना ही होगा, यानी कि कानून की जो संवैधानिकता है उसकी जांच करने के लिए इस सिद्धांत का यूज़ किया जाता है कि वो किस सूची में आएगा, वो स्टेट लिस्ट में आएगा, सेंट्रल लिस्ट में आएगा या कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। तो इसकी जांच के लिए हम तत्व और सार का सिद्धांत यूज़ करते हैं, यानी कि आंसर में ये भी नहीं होने वाला है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत क्या है, यानी कि जैसे विरोधी जो कानून होते हैं उनके प्रावधान अगर कोई विरोधी हैं तो इस प्रकार व्याख्या की जाए कि उनके अर्थों में सामंजस्य हो जाए, यानी कि अर्थों में सामंजस्य निकाला जाए, तो ये भी हानि होगा। तो आंसर होगा बी, यानी कि कलरेबल लेजिस्लेशन का आंसर है, यानी कि छद्मता का सिद्धांत। जो कार्य अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता और प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता वही है कलरेबल लेजिस्लेशन, यानी कि जिस कार्य को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हम उसे इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंगारू कटौती की बात करता है। अब देखिए कॉमन सेंस से समझिए, कंगारू कटौती। अब कंगारू कैसे चलता है, यहाँ पे कंगारू बैठा, अब यहाँ जाएगा फुदक के जाएगा, चल के नहीं जाएगा, ऐसे पैर पैर चल के नहीं जाएगा भैया, वो फुदक फुदक के जाएगा, फुदक फुदक के, ठीक है। इसलिए इसको याद रख, इसके इस तरीके से आप समझ सकते हो भैया कंगारू का नाम इसलिए रखा गया है इसका। तो देखिए इसके तहत किसी विधेयक पर प्रस्ताव के समय अचर्चित खंडों को किसी भी समय कमी के कारण चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है। अब आप समझेंगे कि इसे किस लिए रखा जाता है। यहाँ पे कंगारू कटौती की बात तो ये नहीं कर रहा है, तो एक गिलोटिन प्रस्ताव होता है। अब याद होगा कि आपको ये गिलोटिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि विधेयक या प्रस्ताव पर जो अचर्चित खंड हैं उनको भी समय की कमी के कारण यहाँ पर खंडों पर मतदान के लिए डायरेक्ट रख दिया जाता है, भाई समय कम बचा है इसलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, गिलोटिन। याद रखिएगा गिलोटिन प्रस्ताव की परिभाषा ये दी गई है। टोटल 4 प्रकार के प्रस्ताव हैं, चारों की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। देखिए किसी विधेयक या लंबे संकल्पों के खंडों को बहस शुरू होने से पहले विभिन्न भागों में समूहीकृत कर लिया जाता है, ठीक है। तो समूहीकृत कर लिया जाता है, यानी कि कैसे, घटकों में कटौती। देखो यानी कि जो टाइम है वो घंटों में कटौती की बात कर रहा है। संकल्प खंडों को बहस शुरू करने के लिए विभिन्न भागों को समूहीकृत कर लिया जाता है, कैसे, तो घटकों में यहाँ पर कटौती की जा रही है, तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला है। दूसरा देखेंगे, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। अब देखिए ये कंगारू प्रस्ताव की सही परिभाषा है, तो इसका आंसर होने वाला है सी। अब ये देखेंगे, अब ये कौन सा हो जाएगा, ऐसा प्रस्ताव होता है जो किसी सदस्य की ओर से मांग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि किस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इस पर मतदान किया जाए। तो ये कौन सा, ये साधारण की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये साधारण प्रस्ताव की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रस्ताव आपका हो जाता है यहाँ पे गिलोटिन, दूसरा आपका हो जाता है घटकों में कटौती, तीसरा हो जाता है कंगारू, चौथा आपका हो जाता है साधारण बहुमत। रिवाइज होने के लिए आपको अच्छा है, रिवाइज हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि यहाँ पर पूछा हुआ है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। देखिए संघीय विशेषताएं होती हैं, कुछ एकात्मक विशेषताएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि एकात्मक विशेषताएं में कौन कौन सा पूछा हुआ है। देखिए एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र है, बिल्कुल सही है। एकात्मक विशेषता अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी। अगर यहाँ पे स्वतंत्र कैसी है, स्वतंत्र मतलब यानी कि संघीय, ये कैसी विशेषता है, संघीय विशेषता है। और जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी में आ रही है, संघीय में। एकात्मक पूछा हुआ है, एकात्मक में आपका जो आता है वो आता है संघीय न्यायपालिका, ठीक है। तो संघीय न्यायपालिका अगर लिखा होगा, याद रखिएगा, इसे ऐसा उल्टा याद कर सकते हैं कि स्वतंत्र है तो मतलब कि वो संघीय विशेषता है। अगर संघीय विशेषता लिखा हुआ है तो वो आप संघीय न्यायपालिका लिखा तो वो उल्टा है, यानी कि एकात्मक में आएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं। देखिए संघीय विशेषताएं होती हैं आपकी, जैसे दोहरी राज व्यवस्था है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान और द्विसदन, ये संघीय विशेषताएं होती हैं। इसका 1 और 2 सही है, तो आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना
अनिवार्य है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था 1980 में कि भाई बहुमत राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री को, और जो बहुमत की अवधि है उसे राष्ट्रपति तय कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला यहाँ पे जो है गलत होने वाला है। इसमें और पूछा है कौन सा सही नहीं है। दूसरा है, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भैया, किसी को भी कोई भी देखे मंत्री जो बनता है, कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है 6 माह के लिए। कहाँ? ये सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा था कि ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 5। लेकिन इसमें कोई स्पष्ट संविधान में नहीं दिया गया है कि भाई वो मंत्री तो लिया जाएगा लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद उसे संसद का सदस्य बनना होगा। तो ये यहाँ पे सही है, इसमें नहीं पूछा हुआ है, इसका मतलब कि 3 तो आंसर नहीं होने वाला है। वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भैया, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी जिस समय प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या निधन उसका हो जाता है। तो इसका आंसर होने वाला ये भी सही है, ये भी सही है, ये यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल 1, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है। अब देखेंगे 1979 में, अब यहाँ पे और बता देता हूँ, नीलम संजीव रेड्डी, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ NSR, नीलम संजीव रेड्डी ने सबसे बड़े दल के जो नेता थे, बड़े दल के नेता थे, कौन थे? वो आपके थे चरण सिंह को भैया प्रधानमंत्री बनाया था। अब उसी प्रकार देखेंगे कि भाई अब राज्यसभा से भी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब आपको पता होगा 2004 में हमारे प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने थे। उससे पहले कौन बने थे? उससे पहले HD देवेगौड़ा जी बने थे, ये बने थे आपके 1996 के अंदर। उससे पहले एक और बनी थी इंदिरा गांधी भी भैया राज्यसभा से बनी थी 1966 में। याद रखिएगा 3 प्रधानमंत्री अब तक यहाँ से बने हैं राज्यसभा से। इंदिरा गांधी 1966 में, देवेगौड़ा जी आपके 1996 में, और 2004 में आपके बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। PM किसी भी सदन से हो सकता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में सरकार ने कुछ उत्पादों को GI टैग आवंटित किए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब यहाँ पे कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन सा सही सुमेलित है यह पूछा हुआ है। देखिए रूपा तारकसी, बांग्ला मलमल और रीसा टेक्सटाइल। अब यहाँ पे देखिए बांग्ला मलमल की बात कर रहा है, ऑप्शन में देखिए बंगाल यहाँ पे है, तो ये तो इसका होगा, सीधी सी बात है। अब इसका मतलब है कि यहाँ है तो यानी कि 1 और 2 आंसर तो होगा ही नहीं, यानी कि एक आंसर हो सकता है या फिर एक भी। अब यहाँ हम 50-50 पहुँच जाते हैं। कैसे? या तो आंसर A होगा या फिर B होगा। अभी देखते हैं, अब थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको एक तो पता होना चाहिए था रीसा टेक्सटाइल कहाँ है। रीसा टेक्सटाइल जो है त्रिपुरा का है। बिल्कुल सही है रीसा टेक्सटाइल, तो इसलिए इसका आंसर होने वाला B, यानी कि केवल 1। रूपा तारकसी ओडिशा का है और बांग्ला मलमल जो है बंगाल का है। अब यहाँ पे और मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो हैदराबाद की जो लाख चूड़ियाँ हैं यानी कि तेलंगाना, वो हैदराबाद लाख चूड़ियों को तेलंगाना में GI टैग मिला हुआ है। माजुली मुखौटा, माजुली द्वीप कहाँ है? असम में, आपको पता होगा। तो माजुली मुखौटा और वहाँ की जो पांडुलिपि है उसको भी GI टैग मिला है। रतलाम रियावान लहसुन जो है MP का, उनको भी मिला हुआ है। कौन सा? रतलाम का लहसुन है भैया MP में, उसको भी मिला हुआ है। कच्छ से आप पता कर सकते हैं कि कच्छ रोगन शिल्प जो है, कच्छ रोगन शिल्प आपने देखा होगा कि अब कुछ ही कारीगर बचे हुए हैं, वो एक स्टिक पे पेंट ले लेते हैं, रोगन यानी कि पेंट ले लेते हैं, फिर वो एक कपड़ा होता है उस पर धीरे धीरे से ऐसे चित्रकारी वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वही उसी की बात कर रहे हैं। तो कच्छ का रोगन जो है वो आपको यहाँ पे गुजरात का है, इसे GI टैग मिला है। अंबाजी सफ़ेद संगमरमर जो है वो भी गुजरात का है, उसे भी यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। अब GI टैग क्या है? देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उसके तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। WTO का जो एक समझौता है, कौन सा? ट्रिप्स के अंतर्गत भी ये शामिल होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों की बात कर रहा है भैया। विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियां, अध्यक्ष को केवल मतों में बराबर होने की स्थिति में ही मतदान करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है। अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का उसका निर्णय अंतिम होता है, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तीसरा है अध्यक्ष विधानसभा के भीतर संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है, तो ये भी सही है भैया। अध्यक्ष संविधान के जो अंतिम प्रावधानों का व्याख्याता होता है, तो इसका सभी तीनों सही होगा। अध्यक्ष क्या करता है? 10th शेड्यूल यानी कि दल बदल के आधार पर भी कार्य करता है, और गुप्त बैठक बुलाने की इसकी पावर है। कौन सी? गुप्त बैठक बुला सकता है, और विधानसभा की जो समितियों के उनके अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, विधानसभा के जो
समिति के अध्यक्ष हैं उनकी भी ये नियुक्ति करते हैं। अब इन्हें पद से रिक्त कैसे किया जा सकता है? विधानसभा में सदस्यता समाप्त होने पर इन्हें पद रिक्त किया जा सकता है। प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि 14 दिन का पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता होगी। स्वयं किस किस का अध्यक्ष होता है भैया? स्वयं विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किस किस का अध्यक्ष होता है? कार्य मंत्रणा समिति जो होती है, ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति का होता है, नियम समिति का अध्यक्ष होता है, और सामान्य उद्देश्य की जो समिति होती है उसका ये खुद अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। उपयुक्त में से किन विषयों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, स्थानांतरित किया गया था, यानी कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कहाँ पे भेजा गया था? तो उस समय ऐसे 5 विषय थे, तो 5 विषय जिन्हें को भेजा गया था। तो पहला क्या है? देखिए, शिक्षा, दूसरा है नापतोल, तीसरा है वन्य जीवों का संरक्षण, और चौथा आपका आएगा वन, पांचवा आपका आने वाला है न्याय प्रशासन। ठीक है, तो न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्याय प्रशासन को छोड़कर बाकी सभी इसमें शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 नहीं होगा, लोक व्यवस्था और स्वच्छता को नहीं शामिल किया गया था, यानी कि शिक्षा, नापतोल, वन्य जीवों का संरक्षण, वन, न्याय प्रशासन, इनको शामिल किया गया था। यानी कि आपको पता है कि 2 नहीं है, तो 2 आप एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपका सी आ जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची के जो विषय है उन विषयों को थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कौन सा किस लिस्ट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, उपयुक्त में से कितने व्यक्तियों ने भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? अब उप प्रधानमंत्री देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, फर्स्ट 1947 रहे थे, 1950 तक रहे थे, ये पहले प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री यहाँ पे रहे हैं, ये सही है। देवीलाल जी भी आपने सुना होगा, देवीलाल जी भी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक ही पद पर 2 दलों का, यानी कि जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। कौन सा? जनता दल और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। मोरारजी देसाई भी ऐसे ही थे, जो कि ये सेकंड थे, दूसरे नंबर पर बने थे, 1967 में बने थे प्रधानमंत्री। और जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, जॉर्ज फर्नांडिस आपने कभी नहीं सुना होगा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो रक्षा मंत्री थे ये तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो आंसर होगा केवल 3। अब बाकी मैं बता देता हूँ, देखिए उसके बाद में अभी तक कितने टोटल 7 बने हैं, अब अंतिम में कौन होंगे वो भी बताऊंगा। तो जगजीवन जी बने हैं, एक तो याद नाम मैं बोल देता हूँ, सिर्फ आप याद रखिएगा, लिखना है तो आप अपने पास लिखिएगा। जगजीवन राम बने हैं, यशवंत राम चौहान बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कौन से 7वें? अंतिम कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी, ध्यान रखिएगा। और ये एक चीज़ है कि उप प्रधानमंत्री का पद कैसा है? उप प्रधानमंत्री का पद ये संवैधानिक पद नहीं है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है, तो ऐसा पद ये नहीं है। वरीयता क्रम में कहाँ आता है? वरीयता क्रम में 5K, यानी कि या 5A, इनमें से एक कोई भी आ सकता है। 5K 5A पे वरीयता क्रम में आता है, जैसे कि पहले प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर इस तरह का ये यहाँ पे क्रम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत द्वारा अपने नागरिकों को हैती से निकालकर डोमिनियन गणराज्य में लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा, ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया था हमने? अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था, लेकिन यहाँ पूछा हैती, तो आंसर ये नहीं होगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया था? गंगा मतलब कि एक तरह से याद रख सकते हो कि भैया बहुत सारा पानी की तरह खून बहाया जा रहा था, वहाँ पर निकाला गया है। अब खून कहाँ बहाया जा रहा है? काफ़ी 3 साल से युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन वाला जो है, वहाँ से निकालने के लिए इनको बनाया गया था। आंसर ये भी नहीं है। ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन मदद कब चलाया गया था? ऑपरेशन मदद 2015 में चलाया गया था। कहाँ से? यमन। तो यमन में जो फंसे लोग थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन मदद चला था, तो मदद से आप याद कर सकते हैं यमन। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती ही चलाया गया है हैती से निकालने के लिए। देखिए ऐसे याद कर सकते हो, इंद्र अपने हाथ में एक शस्त्र रखते हैं, उसको हैती कहा जाता है, तो इस तरह से ऐसे याद कर सकते हो। ऑपरेशन गंगा को इस तरह से ब्लड की तरह से याद कर सकते हो। मदद की बात है तो यमन को हमने मदद दे दी है। ऑपरेशन देवी शक्ति हमने अफगानिस्तान में चल रहा है, तो इसलिए आंसर होगा इसका, आंसर होगा इसका डी, यानी कि ऑपरेशन इंद्रावती, आंसर होगा डी। ये ध्यान रखिएगा, 2021 के अंदर चला था। ऑपरेशन गंगा 2022 में चला था, और ऑपरेशन मदद जो है आपका 2015 में चला था। ठीक है, तो इसका 60 का होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये कार्य संचालन नियमों में है। ठीक है, तो ये संविधान में नहीं है, कार्य संचालन के नियम में है। ये कहते हैं लोकसभा की अनन्य शक्ति है भैया। तो लोकसभा की कैसी शक्ति है? अनन्य शक्ति है। इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए।
नेक्स्ट देखेंगे, और इसे कोई भी सदस्य ला सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अब पढ़ते हैं, नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा कि लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान किए गए हैं, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव के उन आधारों पर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर यह आधारित है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने या सदन द्वारा इसे अस्वीकार कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। इसका आंसर होगा डी, यहाँ पर नहीं पूछा इसलिए आंसर होगा डी। यानी कि एक सत्र चल रहा है, उसी सत्र में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। भाई ऐसे ही बार बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो सरकार काम कैसे कर पाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय कब बना था आपका है जो 6 जुलाई 2021 को बना था भैया। तो और इसको किस तरह चल रहा है, तो सहकार से समृद्धि की दिशा में ये जो मंत्र है, सहकार से समृद्धि के मंत्र पर ये कार्य करता है। तो सरकार का जो कार्य है सहकार से समृद्धि करना है। तो देखिए यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलनों को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, विधिक, नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी प्रमुख नीतियों में सहकारी समितियों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना शामिल है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 आप देखिए कि महान्यायवादी अधिकारी नियुक्ति पदच्युत कौन करता है, पूछा हुआ है। अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। महान्यायवादी उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन पदच्युत कौन करता है, संसद नहीं करती भैया, इसे भी प्रेसिडेंट करते हैं, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। हटाता कौन है भैया, प्रेसिडेंट। बट कौन से हाई कोर्ट के जो जज हैं, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने वाली प्रक्रिया इसे हटाया जाएगा, ये भी गलत हुआ। राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, तो इसलिए आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करके बार बार यही कहूँगा। मंत्रिमंडल सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय पद को सृजित किया गया था, ठीक है भैया। देखिए सब ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। संविधान को अपनाए जाने के पश्चात नहीं भैया, ये यहाँ पे बना था सितंबर आई थिंक 1946 की बात है, तो सितंबर 1946 में ही हुआ। हाँ, सितंबर 1946 में ही बना था ये। तो संविधान अपनाया था हमने 1950 में, तो एक यहाँ पे गलत होता है, सभी तीन आंसर नहीं होगा। कैबिनेट सचिवालय बोर्ड का पदेन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा तीसरा देखेंगे कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पद का मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, तो ये भी यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये इन्फॉर्मेशन है कि कैबिनेट सचिव जो है सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। भाई पूछ ले कि भैया सिविल सेवा बोर्ड का निम्नलिखित में से अध्यक्ष कौन होता है और पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, कैबिनेट सचिव। इस तरह की इन्फॉर्मेशन से पढ़ना सीखिए। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पद जो है ये बना था आपका 1999 में, ठीक है। लेकिन 2018 से ये क्या कर रहा है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन ये काम कर रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बात कर रहा है। तो UNEA पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष संस्था है, बिल्कुल सही है, विश्व की शीर्ष संस्था है। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। इसे पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान गठित किया गया था। भैया गलत है, ये Rio+20, यानी कि Rio+20 का मतलब क्या है भैया, देखिए 1992 जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है इसे कहा जाता है रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो रियो इसलिए बोला जाता है। +20 मतलब कि 20 वर्ष, यानी कि 1992 में आप 20 वर्ष जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 2012, तो ये 2012 में आया था। कहाँ पे है ये, ब्राज़ील की बात कर रहा है, ठीक है, तो ब्राज़ील में किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य UNEA के सदस्य हैं, तो ये भी यहाँ पे सही होगा। और इसकी बैठक कब होती है, एवरी 2 ईयर में इसकी बैठक की जाती है, तो आंसर होगा केवल 2, पहला गलत हुआ, ठीक है, पहला सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा सही हुआ, तो 1 और 3 सही है, यहाँ पे 1 और 3 सही होगा, यानी कि 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 66। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट यह है एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को नियंत्रित करने और विधिक नियामकीय ढांचे को मापन करती है, बिल्कुल सही है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये भी यहाँ पे सही है। याद रखिएगा विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में W आता है, W से आप समझ लीजिएगा, वुमेन में भी W
बात है। तो ऐसे वुमेन वर्ल्ड बैंक निकालता है वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, भागीदारी सुनिश्चित करना इसका काम है। तो आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 67। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल की बात करें, निर्वाचक मंडल कहाँ है, आर्टिकल 54 में दिया गया है। और अभी मंत्र याद रखिएगा, सीधी सी बात है, ऑल इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्ट लेंगे और लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और देखिए अब यहाँ पर राज्य विधानमंडल की विधानसभा परिषदों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो भैया नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है कि दोनों शामिल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, केवल निर्वाचित शामिल होते हैं, इसलिए ये तो सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ये भी सही है। इसके लिए कौन सा 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 हुआ था, ये 1 जून 1995 से प्रभावी हो जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है 1 और 2, दोनों आंसर इसका सही है। अब यहाँ पर हम राष्ट्रपति को हटाने की बात करते हैं, तो महाभियोग कहाँ पे चलाया जाता है, महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। महाभियोग की परिभाषा, अब ये क्या है, विधायी प्रक्रिया नहीं है, ना ये क्या कैसी महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, विधायी, ना कि न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 61 में क्या कहा है कि संविधान के उल्लंघन पर, आप संविधान आर्टिकल 61 में जो लिखा हुआ है कि संविधान के उल्लंघन पर, यानी कि संविधान का पालन न करने पर, लेकिन ये है कि ये संविधान में परिभाषित नहीं है कि संविधान का उल्लंघन क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जिसके तहत किसी विधेयक को भारतीय संसदीय व्यवस्था में धन विधेयक माना जाता है। देखिए धन विधेयक कब माना जाएगा, ठीक है, धन विधेयक मानने के लिए वह जुर्मानों और अन्य मौद्रिक शास्तियों का अधिरोपित करने वाला प्रावधान। देखिए जुर्माने वगैरह नहीं आते इसमें, सिर्फ टैक्सेशन वगैरह का आता है, कर से संबंधित चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर की बात, ये जुर्माने की बात कर रहा है, तो एक जिसमें है एलिमिनेट कर दीजिए। अब आप 50-50 पे पहुँच गए। यह अनुज्ञप्तियों यानी कि लाइसेंसों के लिए फीस और प्रदान की गई सेवाओं के फीस की मांग का प्रावधान करता है। देखिए फीस वगैरह भी इसमें कोई संबंधित नहीं होती है, टैक्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 को भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब 2 अगर आपको पता है, आपका आंसर आ गया सीन। मत पढ़िए आगे का, अगर ओरिजिनल पेपर में है तो। यदि कराधान उधार और व्यय से संबंधित है, अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित है, वह संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का प्रावधान है। तो बिल्कुल सही है, 3 और 4 इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। विधानसभा की गणपूर्ति की बात कर रहा है। देखिए गणपूर्ति कितनी है भैया, 10% होनी चाहिए। अब कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल आपके 100 और 100(01) में, यानी कि 101 और आर्टिकल 100 यहाँ दिया गया है। आर्टिकल्स जाइएगा गूगल पे डालिएगा, पढ़ लीजिएगा जिनके पास बेयर एक्ट नहीं है। यहाँ पे गणपूर्ति क्या होती है, पहली बात तो गणपूर्ति होती है कुल सदस्य संख्याओं का 10%, यानी 10वां भाग होता है, ठीक है, 10% होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में गणपूर्ति पद का उल्लेख नहीं किया गया है। अब गणपूर्ति का तो आर्टिकल 100 मैंने बताया और 101 बताया, अब यहाँ पे तो इसमें तो उल्लेख किया गया, तो ये तो यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। इसमें सदन का पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं होता है। गणपूर्ति में भैया पीठासीन अधिकारी जो है शामिल होता है, तो ये यहाँ पे गलत होने वाला है। अब देखिए आपका ये भी गलत, तो 2 यहाँ पे गलत हो गया। इसमें पूछा होगा गलत कौन सा है, देखिए गलत है आपका यही 1 और 2, तो आपके गलत हो गए। अब देखिए 1, 2, 3 एक साथ में नहीं, 1 ही 2 दिए हुए हैं, तो आंसर आएगा आपका बी। किसी भी विधानसभा में गणपूर्ति की संख्या कभी भी 50 से अधिक नहीं हो सकती। देखिए हमारे संविधान में क्या गया है, मैक्सिमम 500 सदस्य होंगे और कम से कम 60 होंगे, तो 500 का 10% निकालोगे तो 50 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए 50 से अधिक नहीं हो सकती, तो सी इसका सही आंसर है। ये सही है, ये दोनों गलत है, यानी कि पीठासीन अधिकारी इसमें गणपूर्ति में शामिल होता है। गणपूर्ति पद का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 100 और 101 मैंने यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की नगर पालिकाएं हैं, किस। अब देखिए संविधान में भैया त्रिस्तरीय संरचना की बात करता है। देखिए अब महानगर पंचायत की बात कर रहा है। अब आप देखिए नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम क्या होता है। जैसे कि नगर पंचायत, नगर पालिका आपकी जो है, नगर पालिका मान लेते हैं, नगर पंचायत आप पता होगा। लेकिन महानगर पंचायत आप, ये तो 4 स्तर हो जाएंगे इस तरह से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे 3 स्तर होते हैं। ये आपका 2 का, यानी कि ये संविधान में कहीं पे नहीं दिया है, महानगर पंचायत नहीं दिया गया है, तो 2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत सबसे पहली होती है आपकी ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों में जो संक्रमण हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा अधिक जनसंख्या बन रही है एक तरह से, उसमें आपकी नगर पंचायत होती है। उसके बाद जो है नगर परिषद आती है। नगर परिषद कहाँ है, जैसे छोटे शहर है, छोटे यानी कि लाइक कस्बा जो है उसमें आता है। और नगर निगम कहाँ आता है, जो जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर नगर निगम आता है। जो लोग भी ऐसे जगह रह रहे होंगे वहाँ उनको पता होगा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ऐसी चीज़ें होती है। तो आंसर होगा केवल 1, 3, 4 सही है। स्थानीय सरकार केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भैया स्थानीय सरकार क्या है, यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्थानीय सरकार की स्थापना कब की जाती है, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसे
स्थापित किया जाता है 1954 में, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री, राज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री, और ये एक परामर्शदात्री निकाय है। ध्यान रखिएगा कौन सा परामर्श देता है। बस ये सदस्य कौन हुए? भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री, राज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ये जो है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित है। बिल्कुल सही बात है, 263 के तहत गठित है, लेकिन ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। देखिए यह संवैधानिक निकाय, अब ये दो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये आर्टिकल 263 के तहत गठित है, इतना सही है, लेकिन ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो एक यहाँ पे आपका गलत है। दूसरा देखेंगे, केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री करते हैं। अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय पंचायती राज मंत्री। लेकिन देखिए अब इसका मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री करते हैं। जब भारत का शहरी विकास मंत्री भी है तो स्थानीय स्वशासन का प्रभारी मंत्री, तो वो कैसे करेगा? तो केंद्रीय मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है भैया? जो केंद्रीय मंत्री है, तो ये यहाँ पे गलत होने वाला है, तो 3 भी यहाँ पे गलत है, आंसर आएगा बी, यानी कि केवल 2। अब ये कब से कर रहा है? देखिए 1958 से तक ये शहरी और ग्रामीण दोनों का कार्य कर रहा था, यानी कि अर्बन और रूरल दोनों के ये काम कर रहा था, लेकिन ये 1958 के बाद में केवल अर्बन का काम करने लगा है। ठीक है, तो आंसर होगा केवल 2। 72 देखेंगे, विंड टनल की बात कर रहा है। विंड टनल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उपयोग वायु प्रवाह गुणों और वायु गतिकीय बलों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत केवल एक हाइपरसोनिक विंड टनल है। देखिए अब ये समझ सकते हैं भारत में केवल हाइपरसोनिक विंड टनल है। अब देखिए वायु गति के नियम होते हैं। विंड टनल एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं, जैसे कि विंड टनल है, यहाँ से बहुत सारी हवा गुजारी जाती है, इसके अंदर में स्मॉग भी होता है, यानी कि फॉग वगैरह धुआं मान सकते हैं, यहाँ पर धुआं इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक फिर मिट गया, इस तरह का एयर डायनेमिक कोई हमने आकृति बनाई। ठीक है, अब इस तरह से हवा फ्लो हो रहा है, तो हवा जो है धुएं के साथ हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि धुआं यहाँ टकरा रहा है, टकराने के बाद ऐसे उठ के जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर ये ज़्यादा बाधित कर रहा है, यानी कि ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। अगर ये मशीन है कोई आगे चलने वाला रॉकेट है तो इसकी आवश्यकता होगी, तो इस वजह से एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, चेक करने के लिए अब हम इसको मिटा के किस तरह का कर दें, दोबारा मैं बनाता हूँ। देखिए इस तरह का हुआ, अब हम दूसरा शेप इस तरह का कोई बना देते हैं। ठीक है, यानी कि उसका जो ऊपर वाला उभार वाला हिस्सा था उसको चेंज कर दिया। अब क्या होगा? अब हवा में ये इजी से चीरता हुआ आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह का कार्य करती है विंड टनल, एक्सपेरिमेंट्स चेक करने के लिए। तो वायु प्रवाह के गुणों और वायु गति के बलों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार के पास केवल एक विंड टनल है, गलत है। भारत सरकार के पास अभी मतलब भारत में 3 विंड टनल हैं। अब विंड टनल कैसी होती है मैं बताता हूँ। ट्राइसोनिक, तो ट्राइसोनिक विंड टनल होती हैं। कैसी होती हैं? इसमें होती है सबसोनिक सबसोनिक होती है। दूसरी जो है आती है आपकी ट्रांससोनिक होती है। तीसरी जो आती है सुपर में आती है। ठीक है, तो सुपरसोनिक ये होती है। देखिए इसकी जो स्पीड होती है वो होती है मैक से अधिक, यानी कि ध्वनि से अधिक होती है। इसकी मीडियम होती है और इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 3 है अभी, ये तो 2 गलत हुआ, आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। वोकल फॉर लोकल पहल MSME मंत्रालय के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। अब आपको पता होगा भैया वोकल फॉर लोकल चलाया जाता है नीति आयोग द्वारा। ठीक है, तो एक अगर देखिए मुझे नहीं पता बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, मुझे पता है भैया एक गलत है, तो एक एलिमिनेट कर दिया, 50-50 आपके पास आ गए। इस पहल की शुरुआत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में, भी कॉमन स्टेटमेंट लग रहा है भैया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के रूप में हिस्से में शुरू की गई है। ठीक है, कोई भी है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला दी होगी, तो ये सही है। 2 आपका सही है, तो आंसर आपका सी आ जाता है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना, तो इसलिए आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए किसी राज्य विधानसभा में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। कहीं से आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है भैया, राज्य का जो MLA है उसकी जनसंख्या कैसे होगा? मान लेते हैं एक राज्य में 100 लोगों की पॉपुलेशन है, वहाँ पर 5 MLA हैं, तो 5 MLA को इसमें पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो 20, यानी कि एक सांसद के एक MLA की मत का मूल्य आया 20। ठीक है, दूसरा राज्य है वहाँ पे 200 लोग हैं, लेकिन वहाँ पे टोटल हम मान लेते हैं ऐसी संख्या लेते हैं 15, तो यहाँ पर 8 आएगा आंसर में। ठीक है, 8 नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या लेते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि भैया 10 लोग हैं, दोबारा बताता हूँ, तो 10 MLA हैं, 100 लोग हैं, तो एक की वोट का मूल्य आया आपका 10। ठीक है, एक MLA की का। दूसरा है वहाँ पर 20 सांसद हैं, लेकिन यहाँ पे 2000 लोग हैं, और यहाँ पर आपका आ जाता है इसका
100, यानी कि एक एमएलए की वोट का मूल्य 100, यानी कि एक कुल मिला के वो कह रहा है कि भाई उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या नहीं, उस राज्य के पूरे के निर्वाचन की संख्या में डिवाइड करेंगे हम वहाँ पर जितने एमएलएज हैं, तो ऐसे मत का मूल्य आएगा। तो एक यहाँ पे गलत है। ऐसे क्वेश्चंस में सीधी सी बात है, एक गलत है, ऐसा आंसर होगा। तो डी इसका सही आंसर है। संविधान में राष्ट्रपति के विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधित्व में एकरूपता का प्रावधान है तथा यह जनसंख्या पर आधारित सूत्र प्राप्त किया जाता है। आर्टिकल 55 में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, और जो गणना है, जनगणना है 1971 की जनगणना के आधार पर अभी ये मतों का मूल्य तय होता है। अभी क्या है, जब तक 2026 तक जनगणना के आंकड़े प्रदर्शित नहीं कर दिए जाते तब तक के लिए, सॉरी, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल के बारे में है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी द्वारा की जाती है। क्या आपको लगता है भारत के महान्यायवादी द्वारा? नहीं भैया, भारत सरकार द्वारा करती है। वो भी कैसे? भारत सरकार सिफारिश करती है राष्ट्रपति से, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो एक यहाँ पे गलत होगा। भारत के संविधान में महाधिवक्ता पद का उल्लेख नहीं किया गया है, तो बिल्कुल सही है, महाधिवक्ता पद का उल्लेख नहीं किया गया है। भैया जो अटॉर्नी जनरल है, देखिए अटॉर्नी जनरल जो होता है उसका आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो इंग्लैंड में जो है ये संसद का सदस्य होता है, लेकिन ये भारत में अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा, संसद का सदस्य नहीं होता है, इंग्लैंड में संसद का सदस्य होता है। अभी और ये एक वैधानिक पद है, ठीक है। कौन सा पद है? वैधानिक पद है महाधिवक्ता वाला, और ये संविधान में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। विधानसभा सदस्य की निर्भरता के लिए उपयुक्त मानदंडों में से कितना उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया? भारतीय संविधान में उल्लेख की पूछ रहा है। अब देखेंगे कि विकृत होना, ठीक है, विकृत होता है, लाभ का पद है और दोहरी नागरिकता अगर धारण कर लेता है। अधिक किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि व्यक्ति के जिसके परिणाम स्वरूप 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा हुई हो, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट या रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 है, उसमें ये कहा गया है। तो ये इसका मतलब ये गलत होगा, 2 गलत है, तो इसका 3 सही है, केवल 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। संपदा निदेशालय क्या है? तो संपदा निदेशालय क्या है? निदेशालय जो है यानी कि कैसी संपदा, यानी कि भारत सरकार की संपत्ति जो होती है उनका रखरखाव करना, ध्यान रखना, संपत्तियों का प्रशासन करना, प्रबंधन करना। जैसे कि यहाँ पे एक इसका प्रैक्टिकल दिया हुआ है, विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन, बुकिंग और कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है भैया, विज्ञान भवन भारत सरकार की संपत्ति है। तो देखेंगे ये पीएमओ का एक संबद्ध कार्यालय है, भारत सरकार की संपत्तियों का प्रशासन करता है। तो गलत बात है, पीएमओ का नहीं है भैया, ये 1994 में गठित किया गया था और ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा? आवास और शहरी मंत्रालय जो है उसके अधीन ये काम करता है। तो इसका आंसर होगा केवल 2। इसका कितने? 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने? 8 क्षेत्रीय कार्यालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। एसआर बोमईवाद में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख किया गया। भैया कहीं उल्लेख नहीं किया गया, दूसरा कथन गलत है। देखिए दूसरा यहाँ गलत है, तो आंसर आएगा सी। देखिए अभी यहाँ पे बताता हूँ संघवाद का सिद्धांत क्या है। संघवाद का सिद्धांत यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन पर आधारित है। भारत में संघवाद का सिद्धांत यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का जो विभाजन है वो है। और ये जो ऊपर वाला दिया है आर्टिकल 356 से दिया गया है, 356 के उसमें दिया गया था कि आधारभूत विशेषता है संघीय, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त बैठक की बात करते हैं। जॉइंट संयुक्त बैठक कौन बुलाता है भैया? राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? आर्टिकल 108 के तहत। ये यहाँ पर संयुक्त बैठक आती है, तो आर्टिकल 108 में के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का स्पीकर। अब लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो उसका उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति करेगा। ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति करेगा, सभा और उपसभापति भी नहीं है फिर कोई एमपी करेगा। भारतीय संसद में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, धन विधेयक में केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में इसके संबंध में सीमित शक्तियां हैं। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा कथन 1 सही है। 1 और 2 दोनों सही, कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है, इसलिए इनकी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती धन विधेयक में। धन विधेयक इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए पूछता है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। भाग भी याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल्स किस भाग में आते हैं, ये पूछा हुआ है। लोकसभा के विघटन पर विधेयकों को अवगत होने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला है भैया। लोकसभा में अगर कोई भी लंबित है, यानी कि लोकसभा में लंबित है तो विघटित हो जाएगा। अगर लोकसभा भंग हो रही है और राज्यसभा में लंबित है तो भंग नहीं होगा। लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यापगत
हो जाता है, बिल्कुल सही है। और यह यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है और वह लोकसभा के विघटन पर व्यापक हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा भैया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा केवल एक, यानी कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा में लंबित है वो विघटित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा करता है, बिल्कुल गलत है भैया। अध्यक्ष को अलग से उसके लिए कोई शपथ पत्र नहीं बनाया जाता है, जो सभी एमपीज लेते हैं वही शपथ ये लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत होगा। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मध्य से करते हैं, बिल्कुल सही है, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, दूसरा, उन्हें लोकसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है भैया, पूर्ण बहुमत नहीं होता, प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है। कैसी प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है? 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है, और अपना पक्ष रखने की उन्हें टाइम दिया जाता है, अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाती है। तो प्रभावी बहुमत से हटेंगे भैया, तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत से नहीं हटेगा, तो गलत है। कौन सा पूछा होगा, कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी सही। 2 कथन इसका सही नहीं है, 1 और 3। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता BBNJ संधि पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता ये क्या है, BBNJ क्या है? एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है, बिल्कुल सही है। BBNJ संधि महासागर के उस भाग को शामिल करती है, यानी कि हाई सी को करती है, किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि EEZ जो होता है, EEZ जो क्षेत्र है, ये कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल होता है आपके समुद्र तट की सीमा से, या हम मानेंगे 370 किलोमीटर तक का होता है। भारत सरकार ने संधि पर हस्ताक्षर की पुष्टि कर दी है, तो गलत बात है, भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिए 7 मार्च 2024 को, कहाँ? 7 मार्च 2024 को बेल्जियम में BBNJ पर ब्लू लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन होता है, वहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा, ब्लू लीडर्स अगर पूछा जा सकता है, देखिए यूपीएससी इसी तरह से चीज़ें पूछता है भैया। अब ये तो सबने पढ़ा होगा BBNJ, लेकिन ब्लू लीडर्स नहीं पढ़ा होगा। ब्लू लीडर्स क्या है? विभिन्न देशों का एक समूह है। ठीक है, विभिन्न देशों का एक समूह है ब्लू लीडर्स, बस इतना याद रखिएगा, इसका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में सुर्खियों में रहे एरो 2, एरो 3 और डेविस सिलिंग क्या हैं? बाह्यगृह मिसाइल रक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर और साइबर हमले। देखिए मिसाइल रक्षा प्रणाली है एरो 2, एरो 3। एरो 2 और एरो 3 यानी कि ज़्यादा ऊपर ऊंचाई होती है, हाई एल्टीट्यूड पर ये जैसे एक तरह से आयरन डोम काम करता है ना, आयरन डोम इस तरह से काम करता है, यानी कि कोई मिसाइल आ रही है तो वो अपने आप यहाँ से एक्टिव कर देता है, फिर इन मिसाइलों को मार देता है। आयरन डोम क्या होता है? ये कम दूरी की मिसाइलों के लिए काम करता है। कौन सा? याद रखिएगा, आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? इजराइल में अभी जो हमला हुआ है, ठीक है, इजराइल पर एक हमला हुआ है, कहाँ से? ईरान ने जो किया है, उसके लिए उसने ऑपरेशन शील्ड चलाया था। ठीक है, इजराइल पर मिशन था ऑपरेशन शील्ड, याद रखिएगा, उसमें यूज़ हुआ है। तो आयरन डोम है एक सक्रिय रक्षा प्रणाली, यानी कि कम दूरी के लिए करती है। ऐसी डेविड्स सीलिंग क्या है? तो डेविड्स सीलिंग मध्यम दूरी की है, ये भी याद रखिएगा, मध्यम दूरी पूछ सकता है। कितनी? 100 से लेकर 200 किलोमीटर, यानी कि माइल्स में से देखेंगे मील में, तो 162 से लेकर 164 मील की बात करता है। एरो 2, एरो 3 आपको हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, इस तरह से याद रखिएगा, मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ऑपरेशन शील्ड अभी जो है चलाया था इजराइल ने। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से सही है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है। अब देखिए कि भाई शेष कार्यकाल के लिए मान लीजिए 5 साल का 5 ईयर का कार्यकाल है और राष्ट्रपति 1 साल में ही मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देते, तो क्या बाकी के 4 साल के लिए उपराष्ट्रपति काम करेगा? नहीं भैया, 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए, 6 माह में चुनाव होना चाहिए, आर्टिकल 62 कहता है। आर्टिकल 62 कहता है भैया 6 माह में चुनाव होना चाहिए। एक गलत है, आंसर आ गया आपका बी। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, ऐसे निर्णय की विधि तारीख से पूर्व के द्वारा किए गए कार्य मान्य रहेंगे, यानी कि सही बात है। इसी में साथ में राष्ट्रपति भी शामिल होंगे, अगर राष्ट्रपति के द्वारा भी ऐसे कोई कार्य कर दिए जाते हैं तो वो भी मान्य रहेंगे। ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 71 में। अब पढ़ लीजिएगा जो आर्टिकल्स मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अधिकारियों ऑफिशियल्स पर विचार कीजिए। देखिए इसके बारे में एक जो वो है सीधा मैंने एक आगे क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर के PMO के अंडर जो ऑफिस आते हैं उन सब की एक इमेज मैंने भेजी हुई है अपने टेलीग्राम में, तो वो वहाँ जब आगे देख सकते हो। कौन सा? @UPSC विद हरीश
UPSC विद हरीश, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिकारियों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 361 के उपयुक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी कर्तव्यों में निर्वहन के लिए किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। देखिए 361 में आपको जो विशेषाधिकार मिलते हैं किस किस को मिलते हैं, राष्ट्रपति को मिलते हैं, राज्यपाल को मिलते हैं, तो मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलते हैं, ना प्रधानमंत्री को मिलते हैं। तो यहाँ पे गलत होगा, 1 और 2 सही है, यानी कि केवल 2 सही आंसर होगा। देखिए इन पर जो है राष्ट्रपति और वो उपराष्ट्रपति जो होते हैं इन पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, इन्हें जब पद पर है तो इनका कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकती, कोई कारावास नहीं किया जा सकता, न्यायालय में उत्तरदायी नहीं रहेंगे। दीवानी अगर मामले होते हैं जो कि इन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से किए हों, उनमें 2 माह पूर्व इन्हें नोटिस दिया जाएगा, यानी कि पद संभालने से पहले भी अगर कोई कार्य किया है तो उसमें 2 माह पूर्व इन्हें नोटिस दिया जाएगा। तो आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस मामलों में, किन मामलों में भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा को क्षमा करने या प्रलंबन विराम या परिहार करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 में यहाँ पर इन्हें क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं, पढ़ लेना 72। देखिए उन सभी मामलों में जहाँ दंड सजा कोर्ट मार्शल के द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। उन सभी मामलों में जहाँ दंड सजा संघ या राज्य विधि के विरुद्ध अपराध है। देखिए राष्ट्रपति के पास सिर्फ, देखिए अब राज्य विधि की बात करता है, राज्य विधि में करता है भैया राज्यपाल, ठीक है, तो यहाँ पर करेगा राज्यपाल। तो 1-2 यहाँ पे गलत होने वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति केवल संघ के मामले में, संघ द्वारा विधि के विरुद्ध में अगर कोई कार्य किया तो वहाँ पर कर सकता है। तीसरा, उन सभी मामलों में जहाँ सजा मृत्यु दंड है, बिल्कुल सही है, 3 भी सही है, तो यहाँ पे 2 गलत था, तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि प्राइम क्या है। तो अग्नि प्राइम भारत द्वारा विकसित एक कैनिस्ट्राइज्ड प्रकार की मिसाइल है। देखिए 2 चरणों वाली मिसाइल होती है, ठीक है, इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे। कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल होती है, बिल्कुल सही है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियारों से ले जाने में सक्षम है। अब देखिए कोई भी मिसाइल यार ले ही जाएगी, परमाणु और वो पारंपरिक हथियार। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 से 5000 किलोमीटर है। देखिए ये समझ लीजिए 4000 से 5000 किलोमीटर की बात कर रहा है, बहुत एक्सट्रीम लग रहा है भैया। ये है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, इसका 2 सही। अब मैं ऐसे समझाता हूँ इस मिसाइल प्रणाली को। ये कैनिस्ट्राइज्ड क्या होता है, यानी कि देखिए क्या करता है, एक तरह से ना बूम कराता है, कैसे, इस तरह से एक पुश करेगा मिसाइल को पुश करेगा, यानी कि एक तरह से बैरल में रखी जाती है। मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ, यानी कि कैनिस्टर टाइप का होता है, उसमें ये मिसाइल होती है, ठीक है, इस आधार पर ये कार्य करती है। अभी ये मिसाइल्स की अग्नि प्राइम किस तरह से कार्य करती है, ये करती है कोल्ड लॉन्च मेथड। अब ये पूछ सकता है यूपीएससी, कोल्ड लॉन्च मेथड क्या होता है इसमें। देखिए क्या करते हैं, कोल्ड लॉन्च मेथड का मतलब होता है जैसे कि मिसाइल एक इस तरह के बॉक्स में होती है, उस बॉक्स के अंदर एक मिसाइल फिट होती है, यहाँ पे इसके पीछे ना बहुत सारी गैस हवा भर दी जाएगी, एकदम से प्रेशर भर दिया जाएगा, प्रेशर से एकदम से ये मिसाइल भागेगी बाहर। अब जैसे ये इस डब्बे से बाहर निकली, यानी कि डब्बा यहाँ रह गया, इससे ये बाहर निकली, अब ये अपना इंजन स्टार्ट करेगी, इंजन स्टार्ट करके तब ये भागना शुरू करेगी मिसाइल, यानी कि इसके बैरल के अंदर ये जो है मिसाइल शुरू नहीं होती, अपना इंजन स्टार्ट नहीं कर दिया। अगर यहाँ करेगी तो मिसाइल जो है फटने का खतरा रहेगा, अधिक धुआं पैदा करेगी, इसमें बहुत कम धुआं भी निकलता है, तो ये ज़्यादा सेफ मानी जाती है, कोल्ड लॉन्च मेथड होता है ये, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है। और ये करता है सेल्वो मोड, SALVO, सेल्वो मोड का यूज़ करती है। सेल्वो मोड यूज़ मतलब कि एक साथ में बहुत सारी मिसाइल्स अधिक तबाही के लिए लॉन्च की जा सकती है, यानी कि एक साथ में 10-12 मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है, तो सेल्वो मोड भी याद रखिएगा। सेल्वो मोड का मतलब क्या होता है, यानी कि एक साथ में अधिक तबाही मचाने के लिए कई सारी मिसाइल एक साथ दाग देना। INS प्रणाली का यूज़ करती है, INS मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, यूज़ करती है, लाइक जैसे GPS होता है वही है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 88, केंद्र द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले अनुदानों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। संविधान केंद्र राज्यों को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता देती है, बिल्कुल सही बात है, ये देता है कौन सा, आर्टिकल 275 के तहत। ये कैसा अनुदान है भैया, वैधानिक अनुदान है। तो कैसा है, वैधानिक अनुदान, याद रखिएगा आर्टिकल 275 में है। दूसरा आर्टिकल 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान किसी भी लोक प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है। देखिए इन्हें देने के लिए ये है, इन्हें देने के लिए केंद्र बाध्य नहीं होता। ये कैसे है, विवेकाधीन वर्ड को अंडरलाइन करिएगा, विवेकाधीन अनुदान है, तो ये भी यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही, यानी कि आर्टिकल 275 में कैसा है, वैधानिक अनुदान है, और आर्टिकल 282 में है विवेकाधीन अनुदान, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे
अनुदानों के प्रकार पे बात की गई है कि कितने प्रकार के यहाँ पे अनुदान है। देखिए 3 प्रकार के दिए हैं, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुपूरक अनुदान, यह अनुदान तब दिया जाता है जैसे कि किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित राशि उस वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त यानी कि कम रह गया। भाई किसी कार्य के लिए 100 रुपये दिए लेकिन 150 रुपये की जरूरत पड़ी तो उसके और पैसा देना पड़ेगा भाई 50 रुपये, तो उसे क्या जाता है अनुपूरक अनुदान। ऐसे अतिरिक्त अनुदान की बात करता है अनुदान जब है कि बजट प्रस्तुत के समय अनुमानित न की गई हो और लेकिन नई सेवा के लिए फिर और पैसे की आवश्यकता हो तो उसे अतिरिक्त अनुदान कहा जाता है, ये भी सही है। अधिक अनुदान क्या होता है, देखिए ये जो अनुदान है इसके लिए हमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, अधिक अनुदान के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह अनुदान तब दिया जाता है जब वित्तीय वर्ष में व्यय मूल रूप से आवंटित राशि से अधिक हो जाता है, जो ठीक है आवंटित राशि से व्यय अधिक हो जाता है तो उसे अधिक अनुदान दिया जाता है। इसके लिए होती है आपकी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता। तो ये तीनों सही है, तीनों सही मैच हैं। देखिए इसके अलावा होता है टोकन अनुदान, यानी कि नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता के लिए सांकेतिक राशि की मांग, जैसे 1 रुपये की मांग की जाती है। बाकी का जो पैसा है उसके लिए जो उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें वो चल रही है उसी फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा सेव किया है उससे उसका पैसे की जरूरत को पूरा किया जाता है। एक होता है अपवाद अनुदान। अपवाद का अनुदान क्या है, यानी कि विशेष उद्देश्य के लिए फाइनेंशियल ईयर की वर्तमान सेवा का भाग नहीं हो, जो यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी वर्तमान सेवा का भाग नहीं हो, उसके लिए अपवाद अनुदान दिया जाता है। ऐसे ही होता है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान क्या है, इनकी अनुदान एक तरह का अग्रिम अनुदान है जो सरकार को पूर्ण बजट पारित होने तक के खर्चों को पूरा करने की अनुमति के लिए दिया जाता है। लेखा अनुदान की जो वैलिडिटी होती है वो 2 माह की होती है। ऐसे होता है प्रत्यायन अनुदान। प्रत्याय अनुदान क्या होता है, यानी कि आकस्मिक कोई ऐसी सब घटना घट जाती है जैसे कि प्राकृतिक आपदा हो जाए, युद्ध आ जाए, तो इसके कारण कोई मांग बढ़ जाती है, उसे कहते हैं प्रत्याय अनुदान। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके तीनों सही थे तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 देखते हैं। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA की परियोजना को मंजूरी दी है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी की बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है। सही है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत गोपनीय तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। वर्तमान में USA एकमात्र देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है, तो गलत है भैया। 3 यहाँ पे गलत होगा, आंसर होगा 1 और 2। देखिए भैया अभी क्या है, DRDO के अधीन है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये को क्या करती है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट का वर्ड याद रखिएगा भैया, ये करेगी डिज़ाइन। ठीक है, तो ये करेगी डिज़ाइन करने के लिए कैसी एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसके लिए डिज़ाइन करने की नोडल एजेंसी है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगी, निर्माण इसकी करेगी HAL इसका निर्माण करेगी। ध्यान रखिएगा ये 2 हैं, इसमें AMCA MK1 MK2। देखिए MK1 में 90 किलो न्यूटन का इंजन लगाया जाएगा, इंजन का नाम है GE414। इसी के लिए MK2 में 110 किलो न्यूटन का इंजन लगाया जाएगा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा GE414 पूछा जाए तो इसका एक इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये किस किस के पास में, केवल USA नहीं है भैया, चीन के पास भी है, रसिया के पास भी है। ठीक है, 5th जनरेशन के, और अमेरिका के पास तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76। भारत के महान्यायवादी के निम्नलिखित में होने में भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र होना चाहिए। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में उसके पद की अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है, ये भी सही है, आंसर होगा सी। देखिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। अब ये क्या है, 5 साल का ऐसे हाई कोर्ट में ये जज रहा हो, या 10 साल तक ये हाई कोर्ट में क्या हो, वकील रहा हो, और ये राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये इसके लिए कंडीशंस दी जाती हैं। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकराचार्य मंदिर के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखिए अभी प्रधानमंत्री गए थे एक मंदिर में, उसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि शंकराचार्य का मंदिर, यह मंदिर कश्मीर घाटी में स्थित है। बिल्कुल सही है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी सही है। प्राचीन मंदिर स्वदेशी नागर शैली में बनाया गया, गलत बात है। कश्मीर में अगर ये स्थित है तो कश्मीरी की घाटी की जो विशेषता शैली है उसी में ये बनाया गया है। भगवान शिव को ये समर्पित है, बिल्कुल सही है। लगभग कब बना था, 200 ईसा पूर्व में इसे माना जाता है कि 200 ईसा पूर्व में बनाया है। कश्मीरी वास्तुकला में बनाया गया है। बौद्ध धर्मानुयायी ऐसे कहते हैं, बौद्ध के धर्म के अनुयायी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ज्येष्ठेश्वर, यानी कि भैया पास पहाड़ इसे कह के वो बुलाते हैं, ज्येष्ठेश्वर या पास पहाड़। ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर है जहाँ से पूरा कश्मीर दिखता है। ठीक है। और दूसरा है कि पारसी और यहूदी से क्या कहते हैं, पारसी और यहूदी से कहते हैं बाग ए सुलेमान। क्या कहते हैं, पारसी और यहूदी बाग आ सुलेमान। ठीक है, तो बाग ए सुलेमान का मतलब क्या है, यानी कि राजा सोलोमन का बगीचा। राजा सोलोमन का बगीचा भी इसे पारसी और यहूदी कहते हैं, याद रखिएगा। पारसी और यहूदी से कहते हैं, बौद्ध धर्म वाले से कहते हैं ज्येष्ठेश्वर या पास पहाड़।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाग 9 के अनुसार पंचायतों यानी कि आर्टिकल 243 की बात कर रहा है, अवधि के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तहत पंचायतों के लिए उनके चुनाव के परिणामों की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष तक का निश्चित कार्यकाल निर्धारित होता है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को समझिए, परिणामों की घोषणा की तिथि से, देखिए बहुत अंदर जाके पूछा हुआ, परिणामों की घोषणा तिथि गलत है भैया। जिस दिन पहली बैठक होगी, प्रथम अधिवेशन होगा, उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक के लिए, इसे समझते हैं जैसे कि 10 तारीख को परिणाम आए और 20 तारीख को पहला अधिवेशन होता है, तो 20 तारीख से काउंट होगा 5 ईयर, ठीक है, ना कि 10 तारीख से। पहला गलत होता है, किसी पंचायत के विघटन के बाद गठित नई पंचायत केवल विघटित समय की शेष अवधि तक ही बनी रहेगी। बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लेते हैं कोई पंचायत 5 साल के लिए तो बनती है, 2 साल बाद ये विघटित हो जाती है, जो बाकी के जो 3 साल बचे, तो 3 साल में बाकी के 3 साल के लिए नई पंचायत का गठन होगा, बाकी के 3 साल के लिए होगा, नहीं कि ना कि 5 साल के लिए, ठीक है। विघटित पंचायत का शेष कार्यकाल 6 महीने में से कम है तो शेष अवधि के लिए नई पंचायत का गठन का चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। सही बात है। जैसे मान लेते हैं 4 साल 8 महीने में ही विघटित हो जाती है, तो जो बचे 2 महीने हैं, यानी कि 4 माह जो बचे हुए हैं, बाकी जो नई पंचायत बनेगी वो केवल 4 माह के लिए अगर बनाई जाती है, तो यहाँ पे उनके लिए दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये 6 माह की अवधि तक के लिए दिया गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर होने वाला है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उपयुक्त में से कितने देश नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर शामिल हुए? देखिए स्वीडन यहाँ पे शामिल हुआ है, 32वां देश यहाँ पर शामिल हुआ है स्वीडन। उससे पहले 2023 में आपका यहाँ पे फिनलैंड इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बताने वाला हूँ। वॉशिंगटन संधि थी, ये कब हुई थी? 1949 में वॉशिंगटन संधि थी, वहाँ के तहत में बनाया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका आर्टिकल 5 सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 5 को याद रखिएगा। ये 9/11 का जो हमला हुआ था उसमें केवल एक बार यूज हुआ है, यानी कि सामूहिक सुरक्षा, एक पर हमला किया, सभी पर हमला माना जाएगा। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? मैं नाम ले रहा हूँ, याद रखिएगा। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, लग्जमबर्ग। 12 संस्थापक सदस्य थे। यूरोपीय यूनियन के जो 5 सदस्य यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं, लेकिन नाटो के सदस्य नहीं है। कैसे देश, कौन से देश हैं? इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा, तो SAMI, सामी करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइप्रस, ऑस्ट्रिया, माल्टा, आयरलैंड, ये इसके EU के तो सदस्य हैं, लेकिन नाटो के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, निंदा प्रस्ताव की बात कर रहा है भैया। निंदा प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? देखिए पहली बात तो ये लिखित रूप में लाना होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लिखित रूप में अध्यक्ष को दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव का कारण बताना अनिवार्य, इसका कारण बताना बहुत अनिवार्य होता है। इसके तहत निंदा प्रस्ताव की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया जाता है। नहीं भैया, विशिष्ट का वर्णन किया जाता है, ये गलत है। इसे राज्यसभा में ही प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है भैया, इसे किसी भी सभा में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ये सही है। नहीं पूछा हुआ है तो केवल 2, 1 और 2 इसके गलत हैं, ये सही है। निंदा प्रस्ताव नहीं, अगर अविश्वास प्रस्ताव होता है तब सरकार को अपना त्यागपत्र देना होता है, तो 2 इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसके लिए और चीज़ बता देता हूँ, सॉरी। अध्यक्ष इसे देखिए स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है। साधारण बहुमत इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि निंदा प्रस्ताव के लिए कैसा बहुमत? साधारण बहुमत। कैसा? उपस्थित और मतदान करने वाले जो हैं, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत सरकार के निम्नलिखित संगठनों पर, विभागों पर चर्चा कीजिए। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसी के लिए मैंने जो भेजा हुआ है आपने टेलीग्राम में एक इमेज भेजी है, उसे पढ़ लेना ध्यान से। परमाणु ऊर्जा विभाग के देखिए सीधे ये कह रहा सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं, डायरेक्ट PMO के अधीन आते हैं। देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग बिल्कुल आता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष विभाग 1972 में हुई थी, ये भी सही है। NDA में अगर आपको पता है, NDA में किसके उधर भैया? होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता इसकी PM ही करते हैं, लेकिन अंडर आता है होम मिनिस्ट्री के, तो 3 यहाँ पे सही नहीं हुआ। कैबिनेट सचिव वाले भी अधीन आता है, तो अध्यक्षता इसकी PM के द्वारा की जाती है। कौन सा एक्ट है? एक्ट 1961 का एक्ट है, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो आंसर होगा केवल 3 सही है। देखिए PM जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन वाले के अधीन ये अधीन आती है PM के, सॉरी, इसके अधीन आता है रिसर्च एनालिसिस विंग आता है, स्पेशल SPG जो बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसमें आता है, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी आती है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भी इसके अधीन PMO के अधीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किसी राज्य में मंत्रियों के वेतन भत्ते संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है भैया, एक ही मंत्री केवल वही वेतन और भत्ते
प्राप्त करता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को देय होते हैं। नहीं भैया, उसके लिए कुछ चीज़ें अतिरिक्त लाभ भी होते हैं, जैसे आवास का लाभ, स्वास्थ्य के लिए लाभ, और वहाँ पे उसके यात्रा के लिए लाभ, अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं जिससे वो अपने कार्यों को पूर्ण रूप से कर सके। इसलिए कथन 2 गलत होगा, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। राज्यसभा में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्यसभा में चुनाव गुप्त मतदान पद्धति पर आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक विधायक राज्यसभा के सदस्य चुनाव पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। गलत भैया, ये अपवाद है। कहाँ अपवाद दिया गया है, उसे नहीं ठहराया जा सकता, तो ये यहाँ पर गलत होगा। आंसर होगा, बहुत सारे लोग इसे सही लगा देंगे, ये अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छावनी बोर्ड है जो है छावनी बोर्डों के बारे में है। ये छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन करने के लिए बनाए गए कार्यकारी निकाय है। गलत भाई, ये कार्यकारी निकाय नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। ये यहाँ पर प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी रखता है। छावनी बोर्ड में निर्वाचित मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित कितने? 8 सदस्य होते हैं, मनोनीत 3 सदस्य होते हैं। उसके बाद इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं, पदेन 3 होते हैं, और डीएम का एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो ये सदस्य यहाँ पे होते हैं। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा बी। और इसका एक्ट कौन सा है? 2006 का कैंटोनमेंट एक्ट के तहत इसका गठन किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ। विधान परिषद, और देखिए विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद है, उनके नाम भी आप कमेंट करेंगे। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होते हैं। बिल्कुल सही है, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं पुनः नामांकन के लिए पात्र होते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भैया गलत बात है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 30 वर्ष इसके लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। विधानसभा के लिए आपका होता है 25 और विधान परिषद के लिए 30, तो इसका आंसर होगा सी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। कमेंट कर रिप्लाई आएगा 100%। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए।